मैं सहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊँगा, मेरा वादा है। मैं सहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। जय हिंद। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और यह जो हमने अभी कहा वो सत्य है, और इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए, कैसे आप जाइएगा और कैसे लेके आइएगा इस पर निर्भर करता है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक आपको यह सब करने का कोई अधिकार नहीं है। लात जूता गाली के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सही में आपको लाना है किसी को तो फिर अपने मंजिल को की ओर उस पर ध्यान देना है, मंजिल की तरफ ध्यान देना है। और जब मंजिल मिलेगा फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपको किसी का वेट नहीं करना है कि हमको किसी से पूछना है। उसका जो फैमिली वाला होगा वो भी कहेगा कि चलो कोई बात नहीं है, अगला चट्टान बन गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो भी खुशी खुशी, और कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी आपस में मिल जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद होता है उसका सब लोग मिल जाते हैं। तो एकदम उस रास्ते पे चलना है हमको जो हमारा मंजिल, हमारे माँ बाप का सपना, और जिसके लिए ये गाना गाए थे उसके लिए सब कुछ मिलेगा। एक ही रास्ता है, सिर्फ अपने आप को सक्सेस बनाइए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाकर, और उस 10% में शामिल होना है। 90% भीड़ है वर्ल्ड में, 90% केवल भीड़ है, लेकिन 10% है जिसका रिजल्ट आता है, जो सक्सेस होते हैं। तो उसमें जाना है। 10% वाला जो पंक्ति है उसमें हमको अपना जगह बनाना है। तो जगह कब बनेगा? उसमें जगह बनाने के लिए समय को नहीं देखना होगा, कब क्या है, कौन सा काम आ गया, ये सब कुछ नहीं देखना होगा। हमको सिर्फ अपने जो मेरा लक्ष्य है, जो रास्ता है जिससे हमको सब कुछ मिलेगा, उस पर ध्यान देंगे। और वो अगर मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, और बहुत आसानी से मिल जाएगा। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमने देखा है बहुत लोगों को, तो उस पर ध्यान देंगे। इससे पिछले वीडियो में जो हम शिवाजी का पार्ट 1 और मराठा साम्राज्य का हम चर्चा किए थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने शिवाजी के बारे में जाना, मराठा साम्राज्य के बारे में जाना, किस तरह औरंगजेब के साथ मुठभेड़ होता है, किस तरह शिवाजी अपना साम्राज्य चलाते हैं, शिवाजी का मृत्यु कैसे होता है। हमने ये सब कुछ का जिक्र किया पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हमको थोड़ा सा हेल्प होगा, और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ज़रूर करें इतना काम। कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन, कि शिवाजी का प्रशासन क्या रहा उनका, उन्होंने क्या क्या काम किया था, कौन कौन मंत्री थे उनमें। एक बात और बता देना चाहते हैं हम आपको कि अब हम सोच रहे हैं कि वन लाइनर जो साइंस है, साइंस का जो क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ाने के लिए मेरे पास भी अभी समय नहीं है कि हम आपको पढ़ा पाएँ। उतना समय मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट ही पढ़ाने में बहुत सारा टाइम है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाना है। तो हमने सोचा है कि साइंस के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम आज से आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उस पर ध्यान से, और आप लोग सिर्फ उसको एक बार देख लेना है। बहुत बेसिक क्लियर होगा ही आप लोगों का। वन लाइनर है वो, उसका लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 वीडियो उसका आएगा। उसको देखने के बाद आपको कहीं से साइंस का, हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अगर साइंस का पूछता है तो 12 से 13 क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे उस साइंस के अकॉर्डिंग। तो उसको हम देखेंगे, आज ही देखेंगे, आज ही हम अपलोड करेंगे वीडियो। और हाँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो गया है, क्योंकि हम मोबाइल का जो नेटवर्क है उससे हम काम कर रहे थे। लेकिन जरूर बहुत जल्द हम वाईफाई लग गया है हमारा, आज काम करना शुरू हो जाएगा। तो हम कल आप लोगों को अनाउंस कर देंगे कि कितने बजे हमारा वीडियो अपलोड होगा, सुबह शाम कौन कौन सा वीडियो अपलोड होगा, उसका सारा समय सीमा तय कर दिया जाएगा। और आप लोग वीडियो का आराम से वेट कीजिएगा, जरूर अपलोड करेंगे। और ये सेशन मेरा कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं है कि नया वाला बात है उसके बाद फिर पुराना पड़ जाएगा तो फिर हमारा एनर्जी डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिर से पूरा सेशन को कंप्लीट करेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और ध्यान देकर यहाँ पे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन क्या रहा? तो इनका जो प्रशासन था वो हिंदू सिद्धांत पर आधारित था। इनका जो प्रशासन था वो
हिंदू सिद्धांत पर आधारित था। किनका? शिवाजी का। विशेषता क्या था? आखिर ये शिवाजी का जो प्रशासन है, तो प्रशासन बहुत लोगों का है, लेकिन प्रशासन के बारे में कहा गया तो इसमें कुछ ना कुछ विशेषता रहा होगा। विशेषता है इसमें अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का मतलब 8 मंत्री पद इनके शासनकाल में, इनके दरबार में उपस्थित रहते थे, वो अष्टप्रधान था। तो आपने जाना कि अष्टप्रधान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो था। इस मंत्री परिषद के नेता शिवाजी खुद हुआ करते हैं। अष्टप्रधान जो मंत्री थे उसके नेता कौन थे? शिवाजी थे। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से पद था। 8 गो मंत्री जो था वो कौन कौन से पद पे था? तो पेशवा पद जो था प्रमुख मंत्री था। आमत्य जो था वो आर्ज मंत्री या वित्त मंत्री, पैसा कौड़ी वाले लोग, ये पैसा कौड़ी का हिसाब किताब रखते थे। तो आमत्य हो गए आर्ज मंत्री या वित्त मंत्री हुआ करते थे। सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। चिटनिस, चिटनिस जो थे वो आपका पत्राचार विभाग थे। चिटनिस कौन से? पत्राचार विभाग। सेनापति जो थे वो सैन्य के लिए होता था, जो सैन्य व्यवस्था था उसके लिए सेनापति हुआ करता था। तो हमने देखा न्यायाधीश की बात करें तो छोटी बातों के लिए न्यायाधीश हुआ करते थे। जो छोटा मोटा जो उसका जो राज्य क्षेत्र में छोटा मोटा जो काम होता था उसके लिए या छोटी बातों के लिए न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन बड़ा न्याय करने के लिए खुद शिवाजी होते थे। जो बड़ा न्याय होता था, ऐसा समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके रूप में, उस तरह से उनका रोल था शिवाजी का न्यायाधीश के रूप में। लेकिन छोटी बातों के लिए न्यायाधीश होते थे। पंडित राव धार्मिक सलाहकार थे। पंडित राव जो थे वो धार्मिक सलाहकार थे। हमने ये देखा। अब क्या है कि वाक्यान्विश 8वां नंबर, साथ हमने देखा 8वां नंबर वाक्यान्विश है जो गुप्तचर था। गुप्तचर था, ठीक है। अब हम करते हैं कि शिवाजी का जो प्रशासन हुआ उस प्रशासन में शिवाजी जब राजा थे तो क्या वो भी कर लिया करते थे? वो भी टैक्स लेते थे क्या? इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो शिवाजी जो थे वो भी टैक्स लेते थे। 2 टैक्स लेते थे, एक चौथ लेते थे और दूसरा सरदेश मुखी लेते थे। एक चौथ हो गया, दूसरा सरदेश मुखी हो गया। तो चौथ जो हुआ वो पहले जानते हैं कि सरदेश मुखी के बारे में। सरदेश मुखी 1/10 था, ठीक है। माने जितना आपका कृषि हो रहा है, जितना आपको आमदनी हो रहा है उसका 10वां भाग हम लेंगे, वो सरदेश मुखी होगा। तो सरदेश मुखी कहाँ लागू था? तो वैसा क्षेत्र जहाँ शिवाजी का साम्राज्य विस्तार था, जहाँ तक शिवाजी का क्षेत्र था वहाँ से उन्होंने सरदेश मुखी लेता था 1/10। लेकिन जहाँ उनका शासन का क्षेत्र नहीं था, जहाँ वो राज नहीं करते थे, वहाँ से वो चौथ लेते थे। वहाँ से वो चौथ लेते थे। लेकिन आखिर चौथ जहाँ इनका शासन नहीं था तो आखिर चौथ क्यों लेते थे भाई? वहाँ जहाँ उनका शासन ही नहीं है वहाँ से टैक्स लेने का उनको तो अधिकार नहीं है। लेकिन था, वो इसलिए था क्योंकि वो कहते थे कि अगर तुम हमको टैक्स नहीं दोगे तो हम तुमको आक्रमण करेंगे, तुमको लूट लेंगे, तुम्हारे जो भी खजाना है उसको हम लूट लेंगे। तो ये इसके लिए वहाँ से चौथ लिया जाता था कि हम आपको आक्रमण नहीं करेंगे, इसके लिए तुमको चौथ देना पड़ेगा। ये हो गया। अब आता है कि एक मराठा इतिहासकार का कहना है, एक मराठा इतिहासकार का कहना है कि अंग्रेज जो थे स्मिथ, ठीक है, स्मिथ का कहना है, मराठा इतिहासकार कहता है कि स्मिथ कहता था कि शिवाजी का प्रशासन जो था ना वो डाकू वाला था। डाकू वाला था, डकैती वाला प्रशासन था और एक गोरिल्ला पद्धति थी, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। एक्चुअल में गोरिल्ला पद्धति के बारे में हम समझा दें कि गोरिल्ला पद्धति था क्या। गोरिल्ला पद्धति का मतलब हुआ कि किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाकर छुप जाना, लूट मार करके फिर पहाड़ी में छुप जाना, फिर पहाड़ी से निकल कर लूट मार करना, ये आपका गोरिल्ला युद्ध कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि डाकू की संज्ञा दिया और कहा कि शिवाजी की लड़ाई की पद्धति जो है वो गोरिल्ला युद्ध की पद्धति थी, वो हमने देखा। लेकिन मराठा इतिहासकार जो है उनका कहना क्या था? मराठा इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, शिवाजी जो थे हिंदू शासक तथा प्रथम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे।
शिवाजी जो थे हिंदू शासक थे और पहले हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, वो शिवाजी थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बाद 3 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, 3 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी मर जाते हैं, उस समय उनकी 7 पत्नी थी, हमने आपको बताया था। उसमें से पुतली बाई उनकी एक पत्नी थी, वो साथ में जो है वो 3 अप्रैल 1680 को सती हुई थी। पुतली बाई जो है वो सती हुई थी। तो आपने क्या जाना कि 3 अप्रैल 1680 को उनकी पत्नी पुतली बाई शिवाजी के साथ सती हुई थी, चिता पर जल गई। अब सती प्रथा क्या होता है वो जान ले। सती प्रथा का मतलब हुआ कि वो बहुत प्राचीन काल का समय हुआ करता था। जब पति मर जाता था, उस समय पत्नी को जबरदस्ती या स्वतः स्वेच्छा से, अपना मन की इच्छा से चिता पर जला दिया जाता था, या वो चिता में अपने आप को समाहित कर लेती थी। लेकिन एक और होता था, एक तो सती प्रथा हो गया, एक जौहर प्रथा हुआ करता था उस समय। जौहर प्रथा का मतलब क्या हुआ? जौहर प्रथा का मतलब हुआ कि जब मान ले कि 2 राज्य है, तो जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था और दूसरे राजा को मार देता था, तो जब वो दूसरा राजा मारा गया तो उसकी पत्नी जो है वो अपने आप को उस राजा से बचने के लिए, जो दुश्मन राजा होता था, जो विजेता राजा होता था, उससे बचने के लिए कि उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करे, इसको लेकर वह अपने आप को आग में झोंक देती थी। तो ये हुआ आपका जौहर प्रथा। तो हमने बता दिया जौहर प्रथा क्या हुआ। अब आते हैं शिवाजी के अधिकारी के बीच संघर्ष। शिवाजी के अधिकारी के बीच संघर्ष कैसे कैसे हुआ और क्या हुआ, सो हम देखेंगे कैसे कैसे उनका साथ हुआ। देखिए, जब 1680 में शिवाजी मरते हैं ना, उसके बाद उनका 2 पुत्र था, संभाजी और राजा राम, ये दोनों आते हैं। जब 1680 में जब वो मर जाते हैं शिवाजी, तो उनका 2 पुत्र राजा राम और संभाजी। तो संभाजी जब नहीं रहते हैं, बड़का भाई संभाजी थे, जब संभाजी नहीं था, उस समय क्या होता है कि राजा राम राजा बन जाते हैं गैर मौजूदगी में। लेकिन जब संभाजी आते हैं, उस समय क्या होता है कि कहता है उसको लड़ाई करके, भाई से लड़ाई करके, शायद सौतेला भाई था बेचारा, उससे लड़ाई करके जो है छीन लेता है सत्ता संभाजी सत्ता छीन लेते हैं और खुद को राजा बन जाते हैं। और संभाजी जो है उन्होंने 1689 तक शासन करते हैं। हमने बताया अभी कि राजा राम को हरा देते हैं, उसका संभाजी राजा राम को हराकर 1689 तक शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रारंभिक जो राजधानी है वो रायगढ़ बनाते हैं। अपनी प्रारंभिक राजधानी संभाजी रायगढ़ बनाते हैं। अब क्या होता है इसके बीच में, राजधानी बनाने के बाद, सत्ता संभालने के बाद, इतना नहीं इन लोगों का, साथ साथ वो इनकी सौतेली माँ थी, तो होता क्या था कि उन लोगों का भी बेटा सब था, तो आपसी कलह इतना होता था इन लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा आपसी कलह होता था और सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं कि हमको राजा बनना है, हमको राजा बनना है। प्रजा भी राजा की रवैया देखकर प्रजा को भी तबाही था कि राजवे ऐसा है तो फिर प्रजा में तो तराहीमाम होगा ही। उसके बाद साथ साथ उनका जो मंत्री परिषद था वो सभी बहकावे के चक्कर में, जैसे कि हमने आपको बताया था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति नहीं, हमने आपको बताया था कि किस तरह प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला के जो मंत्री थे कैसे बिक गए। तो यही कंडीशन होता है इधर, इन लोगों का सौतेला भाई एक दूसरे को चढ़ा बढ़ा करके और मतलब कि संभाजी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है राजा होते हुए भी। तो यही हुआ। इसके साथ एक आदमी आते हैं कवि कलश, जो बहुत विश्वासी था संभाजी का। कवि कलश जब आता है, कवि कलश बहुत विश्वासी था और संभाजी उसके अकॉर्डिंग उसको मंत्री बनाकर और उसके अकॉर्डिंग ही राज्य को चलाते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है कवि कलश के साथ। अब कहता है कि एक बार का बात है, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर, औरंगजेब का विद्रोही था अकबर। तो अकबर आता है और अकबर कहता है यहाँ आकर संभाजी के दरबार में कि देखिए महाराज, हमको आप शरण दीजिए, ऐसा ऐसा बात है। कुछ उन लोगों का आपसी मैटर था। तो ये कहते हैं संभाजी की ठीक है आप आइए। शरण दे दिए उन्होंने, किसको? अकबर को। जब शरण दे देते हैं तो यह बात औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा और पता है क्या किया गया उसके साथ?
औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश दोनों को फांसी दे दिया, बुलाकर संभाजी और कवि कलश दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह जो है इनका प्रशासन रहा, किस तरह से संभाजी की मृत्यु हुई। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 10-15 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। और बहुत जल्द अब आएंगे आपके साथ इसका तीसरा वीडियो लेकर, मराठा साम्राज्य का तीसरा वीडियो लेकर, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह इसके बाद राजा राम आते हैं, किस तरह इसके साथ मस्तानी, जो बाजीराव मस्तानी मूवी आया था उसमें बाजीराव प्रथम को किस तरह मस्तानी के साथ प्यार मोहब्बत होता है और किस तरह से उन लोगों का कार्यक्रम चलता है, उसके बारे में बहुत जल्द आएंगे एक कहानी के लेकर आपके साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।